हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंट व्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपकी तैयारी को ही ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स की इस सीरीज़ को, बिग टारगेट को हम आगे बढ़ाते हुए एनटीपीसी के पेपर वन जो हमने कल लिया था उसी की पार्ट 2 को हम लेकर आए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन पेपर की, सॉल्व करेंगे पूरा पेपर विथ ट्रिक्स करेंगे। एनटीपीसी का प्रीवियस का पेपर है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा से पूरा देखिए और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे वो सभी मित्र जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी एग्ज़ाम अभी अगले 3 महीने में होने की संभावना बताई जा रही है, तो उसमें अच्छे से अच्छे नंबर पाकर अपने लेवल की पोस्ट पर पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने आरआरबी एनटीपीसी का जो 2 अप्रैल का जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हुआ था उसको मैंने ओपन कर रखा है और जिसके हमने लगभग 50 क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व कर लिया था। तो पार्ट 2 में अब हम आगे के 51 से लेके 100 के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने आरआरबी एनटीपीसी के जो लगभग अपने 50 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद ये 51वां क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 51वां जो प्रश्न है वो दिया गया है कि 72, 74, 75, 76 ये सभी जो संख्याएँ दी है इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, बहुलक वो संख्या होती है जो एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको करने का एक लॉजिक ये होता है कि आप ऐसे मत देखिए कि पहले 72 को देख लिया फिर उसका ऑप्शन को, मतलब 72 को गिनते गए कि 72 कितनी बार आया है। ऐसा नहीं देखेंगे, हम इसको उठाएँगे ऑप्शन से। तो ऑप्शन में हम जैसे देखेंगे, पहले है 73, तो 73 यहाँ पर कितनी बार आया है पहले हम उसे काउंट करेंगे। तो 73 यहाँ पर आया 1 बार, 2 बार आया 73, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको गलत भी नहीं बोल सकते, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन में दिया है 74, तो 74 कितनी बार आया अपन देखिएगा, 1 बार, 2 बार, तो ये भी 2 बार आया। ठीक है, इसको भी अपन रखिए। फिर आया 75 कितनी बार आया वो हम देखेंगे, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार आया 75। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 72 कितनी बार आया, 1 बार आया है, बस 72 1 बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 75। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 75। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ये देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो रेलवे में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं कि जिसका फुल फॉर्म किसी भी संख्या का किसी भी वर्ड का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी शब्द का ऐसा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जिसमें एक आध प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो देखो, ये उस टाइम हो सकता है ये करंट का क्वेश्चन हो और उस टाइम कुछ जो 2016 में ये एग्ज़ाम हुआ था उस दरमियान हाईलाइट रहा हो, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका CRISPR इसका जो अभिप्राय है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। रेलवे में संस्कृति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लोक नृत्य हुआ और कौन सा व्यक्ति किस लोक नृत्य से संबंधित है, इस टाइप से कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो संस्कृति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। तो अभी तो फ़िलहाल इस बारे में बात करेंगे कि हम जो रामखेलिया जो है वो किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, लोक नृत्य है, तो वो ऑप्शन सी बिहार का है। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, बिहार का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसमें हमें सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपकी पूरी से पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों, आप हमारे साथ
हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगा। और ये जो हमने वीडियो बना रखी है ये पार्ट 2 है, और पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं इस वीडियो का 50 क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो हम मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, बार बार क्या होता है LCM गुणित HCF। ठीक है, तो देखो क्या दिया है कि एक संख्या दी है, मान लो 28, x से दिया हुआ है 28, y निकालना है। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया है, जो LCM दिया है वो कितना दिया है 252, और जो HCF दिया है वो 7 दिया है। तो हम इसको बस सॉल्व कर लेंगे और y निकालेंगे। तो 7 चौका 28, 4 से इसको काट देंगे तो 4 छंग 24, बचेगा 1, 4 तिया 12, तो 63 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी दूसरी जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, ऑप्शन बी 63। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी DSCOVR मतलब डिस्कवर लगभग इसका नाम है। इसी को प्रक्षेपित किया गया था, और ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, नासा कहाँ की एक एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, वो अमेरिका की है। और अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति है वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है। और इसकी जो अमेरिका की जो राजधानी है वो कौन सी है, वाशिंगटन DC। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कभी कभी नासा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होता है, नासा का फुल फॉर्म होता है। और जो अमेरिका की संसद का नाम है वो राष्ट्रीय कांग्रेस है, या नेशनल कांग्रेस बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न। देखो ये फिर से आ गया है कथन और तर्कसंगत। ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कभी भी हम अपने डेली रूटीन को, अपनी खुद की भावनाओं को नहीं जोड़ सकते। 100% उसको देखा जाता है जो कथन में दिया गया है, उसी को 100% हम सत्य मानते हैं। ठीक है, वो भले ही कुछ भी दिया हो, हमारी डेली लाइफ से हमें बिल्कुल भी इसको कनेक्ट नहीं करना है और इसे 100% सत्य मानना है। और उसी के चलते हुए हम आगे निष्कर्ष देखेंगे। अगर निष्कर्ष 100% उसको सेटिस्फाई करेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो सही है, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, रंजीत को अपने सहभागियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। ठीक है, तो इसने क्या बोला, रंजीत को अपने सहभागियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। इसका निष्कर्ष क्या निकलता देखते हैं। पहला क्या दिया है, पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। ऐसा ज़रूर थोड़ी नहीं कि पर्यवेक्षक जो रंजीत को पसंद नहीं करता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम कैसे बोल सकते हैं कि उसको पसंद करता था या नहीं करता था। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए पहला क्वेश्चन गलत हो गया, पहला निष्कर्ष। ठीक है, दूसरा क्या दिया, रंजीत अपने सहभागियों के बीच लोकप्रिय है। ठीक है, तो जो रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, तो हमें क्या पता, हो सकता है वो लोकप्रिय ना हो, हम ये भी तो नहीं जानते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमें नहीं पता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें भी ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो तर्क संगत है। इसलिए क्योंकि ये दोनों में से कोई भी इसको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहा है कथन को, इसलिए दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें 100% जो दिया है ना, उसी को हम सत्य मानते हैं और उसी को 100% सेटिस्फाई करने को होना निष्कर्ष द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो है RRB NTPC तक तो 3-3 क्वेश्चन पूछता था, परंतु अब 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछता है इससे रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे। इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल से जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो सामने फिगर में हमें दिया है, उसमें हम देख करके उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं।
देखो दोस्तों, इसमें क्या इस प्रकार से दिया है, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें चाय कौन पीता है और कॉफ़ी कौन पीता है। ठीक है, तो ये जो है चाय पीने वाले त्रिकोण में हो गए, ये चाय पीते मतलब टी लिख दिया हमने। कॉफ़ी पीने वाले, कॉफ़ी मतलब ये व्रत के अंदर है, मतलब ये इसको हमने सी से शो कर दिया कॉफ़ी को। और रस पीने वाले, ठीक है, रस पीने वाले मतलब कि ये वर्ग से, रस पीने वाले ये अपन ने आर से लिख दिया। ठीक है, तो आप देखते हैं कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, इसमें हम देखिए, इसमें ये नहीं बोला कि कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं और कितने रस नहीं पीते, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो बस ये देखिए कॉफ़ी क्या है, तो कॉफ़ी हमारा ये है, ये है। तो कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं इस पूरे सर्कल के अंदर देख लीजिए आप। तो हमें काउंट करना पड़ेगा इसे। देखिए 5 मतलब 15 और 23 दोनों मिला के हो गए 38। 38 और 38 कितने हो गए 76। ठीक है, 76 और इधर ये 45 और 44 88 हो गए। ठीक है, तो इसको बस जोड़ लीजिएगा आप, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो 8 6 14 की 4, हाथ के 1, ये हो गई 8 8 दूनी 16, तो 168 लोग। कितने लोग 168 लोग। सॉरी माय मिस्टेक, 164 लोग। कितने लोग पीते हैं 164 लोग। ठीक है, 88 और 76 दोनों को हम जोड़ेंगे जब, तो हमें कितना मिलेगा 164। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न इसी पर बेस्ड होगा, ये देखिए इसी पर बेस्ड है अगला प्रश्न। और हम यही देखते हैं कि चाय कौन पीता है। तो ये टी पीते हैं, ये कॉफ़ी पीते हैं और ये रस पीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। देखो यहाँ पर रस नहीं पीने वाले, तो रस कौन पीता है, ये चौकोर। ठीक है, वर्ग पीता है, तो वर्ग को पूरा अलग हटा दीजिएगा आप। ठीक है, तो वर्ग में आने वाली संख्या को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपन अलग हटा देते। ठीक है, अब बस ये देखिए कि वो क्या बोल रहा है, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी कितने पीते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी कितने पीते हैं हम ये देखते हैं। चाय और कॉफ़ी, तो चाय और कॉफ़ी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रहा चाय, ठीक है, और ये रहा कॉफ़ी। तो इन दोनों के अंदर कौन आ रहा है, तो देखिए ये तो हमारा अलग हो गया, रस तो अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 45 लोग जो है चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 45। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखो उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। कितने लोग रस और चाय पीते लेकिन कॉफ़ी नहीं। ठीक है, तो कॉफ़ी हमने देखा है, कॉफ़ी ये है सर्कल, तो सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको अलग हटा दीजिए। ठीक है, सर्कल में अलग हटा करके हमें देखना है कितने लोग रस और चाय पीते हैं। तो चाय हमारा ये है, त्रिभुज वाला चाय पीते हैं, और ये हमारे रस पीते हैं। इन दोनों में कौन आ रहा है, तो ये 36 आ रहा है। तो 36 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 36। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो एक सिंपल सा प्रश्न है, साइंस का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखो सिंपल सा है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = I × R। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालना, मतलब I को हम यही रहने देंगे और R को V के अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, तो V/R हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, सेटिस्फाई कीजिए। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, अगर मैं प्रतिरोध को दुगना कर दूँ, मतलब हम बढ़ा दें प्रतिरोध को, ठीक है, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहाँ पर I क्या हो जाएगा, वहाँ पर I की वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ पर जब हम प्रतिरोध को दुगना कर रहे हैं और V को हमने कांस्टेंट रखा है, प्रतिरोध को दुगना करने पर I की जो वैल्यू होगी वो आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आधी, सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा, आधी घट जाएगी, ऑप्शन बी होगा। माय मिस्टेक दोस्तों, सॉरी। तो ऑप्शन बी आधी घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा 61वां जो प्रश्न है, ठीक है, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी रेलवे द्वारा पूछ लिया जाता है, तो हमें इसमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसमें बेसिकली एक सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं है, परंतु NTPC का एग्ज़ाम है इसलिए हम कह नहीं सकते, क्योंकि कमर्शियल, अप्रेंटिस वगैरह इन सब की पोस्ट है और स्टेशन मास्टर वगैरह की पोस्ट है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो देखते हैं हम क्या होगा,
निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए उसे व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा। तो हमने देखा कि हमें मिलाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन, मुझे याद है जहाँ तक है, तो मैंने इसका आंसर ऑप्शन बी पढ़ा था। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको देखेंगे डायरेक्ट। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यही प्रश्न आपको रिपीट होगा, परंतु इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिक इंग्लिश को परखने के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसको क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, परंतु अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसका 1 अंक पा सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड हैज़ अफेक्टेड ऑल पीपल थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो मतलब कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही, मतलब कि जो बढ़ती जा रही है संख्या, ठीक है, पूरे कहाँ पर, अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में, तो इफेक्ट किसको कर रहा है, ऑल पीपल थ्रू इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, वो पूरे पीपल्स को क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट वगैरह को भी इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा ये देखिए बोर्ड मॉस से संबंधित एक और प्रश्न आ गया है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें हमें उपयुक्त समुच्चय का चयन करना, मतलब कि इसमें क्या आंसर हो सकता है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा लॉजिक है। जब इक्वल के सामने 133 आ रहा है, मतलब कि ये एक बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक दे सके। तो हम इस, या तो आप पहले फर्स्ट वाला देखिए या फिर आखिरी में लास्ट वाला देखिए। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाला देखूंगा तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइडेशन का जो ऑप्शन है वो कहीं से भी कहीं तक लागू नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर हो सकता है डिवाइडेशन, परंतु यहाँ पर डिवाइड कहीं पर भी फर्स्ट में दिया नहीं है, इसलिए हम कहीं पर भी डिवाइड नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ पर हम ऑप्शन डी उठाएंगे। ठीक है, और इन तीनों में चूंकि डिवाइड आ गया है इसलिए हम डिवाइड कहीं पर भी नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट की वैल्यू देगा डिवाइड में। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन उठाएंगे डी। ठीक है, जब ऑप्शन डी उठाएंगे तो क्या होगा कि देखेंगे, पहले यहाँ लगाएंगे अपन गुणा, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ माइनस, तो ये होगा 25 पंजे 125, उसमें हम 17 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 142। 142 में जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 133, 133। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, ये जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। ठीक है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको अक्सर बताया कि रेलवे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देता तो वो ऑप्शन डी पर ही या सी पर ही ऑप्शन देता है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर उठाएंगे ऑप्शन सी को। ठीक है, ऑप्शन सी को अगर मैं उठाऊँ तो क्या बोले, एक दो अंकों की संख्या का योग 13 है। तो 6 और 7 दोनों का अंक भी 13 होता है, इनके अंकों का योग। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, ठीक है, आपस में अगर अंकों को बदल दो, मतलब इसको बदल दो तो 7 और 6 ये हो जाएगा। ठीक है, इनको बदलने पर तो कितनी घड़ी आएगी, देखो ये छोटी संख्या थी और ये बड़ी संख्या है, तो ये तो घटेगा नहीं। ठीक है, घटेगा भी तो माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम उठाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या का योग 13 है, 58। ठीक है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे, इसको अगर मैं बदल दूँ तो 85 हो गया। ठीक है, 27 घट रहा, क्या 15 में से 8 गए तो 7, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 8 में से 6 गई तो 2, दोनों का अंतर, हाँ ठीक है, दोनों संख्याओं 27 से घट जाती है। ठीक है, 27 आ गया है। तो बदली हुई संख्या मतलब कि जो अंत में जो प्राप्त हुई संख्या वो क्या है, तो हम देखेंगे ये। ठीक है, अंत में जो प्राप्त हुई है संख्या वो 58। ठीक है, हमने बदली हुई संख्या बोला, मतलब कि यहाँ पर ये समझिए कि अगर वो संख्या इनिशियल जो वैल्यू थी, मूल संख्या जो थी वो 85 थी, इसका हमने, ठीक है, इसका अंतर, इन दोनों का अंकों का योग 13 हो गया है। ठीक है, अब यदि हम इसको उल्टा करेंगे अंक को तो कितना हो जाएगा, ये 27 से घट जाएगी। ठीक है, घट गई।
तो बदली हुई मतलब कि जो फाइनल वैल्यू जो मिली है, जो बदली हुई मिली है संख्या, वो कौन सी है? तो वो है 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 58। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है? ये हमें फिर से रक्त संबंध वाला क्वेश्चन आ गया। यदि वह अपनी माँ के इकलौते पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर इसको कैसे हम करेंगे। तो देखो विजय शर्मिला से कैसे संबंधित, तो देखो विजय और शर्मिला की बात चल रही है। ठीक है, एक तरफ विजय एक तरफ शर्मिला, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, विजय कैसे संबंधित, यदि वह उन्हें अपनी माँ, विजय की माँ, विजय बोल रहा है। ठीक है, विजय की माँ की इकलौती पोती मतलब कि इसका कोई लड़का होगा, इस लेडीज़ का कोई लड़का होगा। ठीक है, और फिर ये पोती की बेटी के मतलब पोती मतलब इसकी बेटी की बेटी के रूप में। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो विजय की जो मामा है उनकी पोती, या ये बोल सकते हैं कि विजय की मामा की लड़की। ठीक है, तो यहाँ पर जो विजय शर्मिला से कैसे संबंधित होगा, तो वो होगा मामा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो शर्मिला की जो माँ है, ठीक है, वो इसकी भाई है। ठीक है, इसका भाई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि विजय, ठीक है, क्या बोलता है कि यदि वह उन्हें अपनी माँ मतलब इसका एक हस्बैंड भी है ऐसा मान के चलिए। ठीक है, कि इकलौती पोती, ठीक है, मतलब इनकी कोई लड़का होगा, फिर उसका कोई लड़की होगी, फिर उसका कोई शर्मिला। ठीक है, तो ये इसकी माँ हो गई और माँ का ये भाई हो गया, तो मामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मामा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न होगा, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो जो आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जो आरबीसी होती है उसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलती है। ठीक है, और ये अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, और इसका जो 115 से 120 दिन का जीवन काल होता है। 115 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, किसका? आरबीसी का। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आज का हमारा अगला प्रश्न है, पी की लंबाई 5 फीट है। ठीक है, एक पी है, ठीक है, इसकी लंबाई, ये लंबाई है कितनी है? 5 फीट। ठीक है, उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई, जो परछाई बन रही है वो कितनी है? 7 फीट। हम परछाई को नीचे ले लेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए कि जो पी है उसकी लंबाई 5 फीट है, तो जो इनिशियल जो मूल वैल्यू होती है वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मूल वैल्यू को नीचे लिखो और उसकी जो परछाई बन रही है वो ऊपर लिख दो। ठीक है, जो काल्पनिक है वो ऊपर लिखो और वास्तविक को नीचे लिखो। ठीक है, ठीक है, लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई, अब स्कूल की इमारत की परछाई कितनी है? 42। ठीक है, 42 फीट लगती है। तो स्कूल की इमारत मतलब स्कूल की इमारत की जो मूल लंबाई है उसको हम ज्ञात करना है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वल में रख करके। तो 7×6 42 और 5 का इधर गुणा करेंगे, x इधर x बराबर 6 5 30। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 30 फीट आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी टार्डिग्रेड इसका सही आंसर होगा। जो टार्डिग्रेड होता है वो 8 टांगों वाला एक जलीय प्राणी होता है दोस्तों। 8 टांगों वाला एक जलीय प्राणी होता है टार्डिग्रेड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं
और आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? चंद्रमा को उपग्रह भी बोलते हैं, तो किसका है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। शुक्र के साथ साथ में जो बुध होता है उसका भी कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र और बुध इन दोनों को कोई उपग्रह नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। ठीक है, कितना रखा? 160 रुपये रखा। एक दुकानदार ने एक वस्तु का जो मूल्य है कितना रखा? 160 रुपये। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया, यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखो क्या होता है यहाँ पर, हम देखिए MRP मतलब क्या है? तो अंकित मूल्य, उस पर कितनी छूट दी गई, मतलब डिस्काउंट प्रतिशत, इसका फॉर्मूला होता है बराबर में कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस हुआ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और इनटू में CP बोल दो या SP बोल दो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, इन दोनों में से कुछ भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये क्रय मूल्य है। ठीक है, और क्रय मूल्य हमें पूछा है इसलिए हम यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको क्वेश्चन को। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य मैंने आपको बताया कि ये होता है MRP, 160 रुपये रख दिया और 10% की छूट दी। 10% की छूट दी मतलब कि माना कि हमें 100 रुपये थे, उसमें 10% घटा दिए तो 90 रुपये बचे, तो 90% हो गया ये। ठीक है, बराबर में क्या बोल रहा है वो कि उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है। मतलब कि क्रय मूल्य अपना CP है, इस पर 20% का लाभ मिलता है, मतलब 120/100। अब देखो, चूंकि दोस्तों यहाँ पर ये टाइम बचाने की एक अच्छी बात होती है स्मार्ट स्टडी की, कि यहाँ पर ये 20% दिया है और यहाँ पर ये 10%। प्रतिशत के प्रतिशत नीचे 100 लगते हैं, इसलिए 100 ना भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने काट दिया, 100 से 100 काट दिया। ठीक है, तो क्या बचेगा अब हमारे पास? यहाँ से देखिए, ये हमने 0 से 0 को काटा, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, ये 4 चौक 16। ठीक है, इससे काटेंगे 3 तिया 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 × 40 मतलब 120। तो उसका जो CP था, क्रय मूल्य कितना था? ऑप्शन B CP। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम व्यक्ति की आयु जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो ऑप्शन B 25 वर्ष का होना चाहिए। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन B उसका सही आंसर था। आगे बढ़ते हुए आज का हमारा 72वां प्रश्न है, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर था ऑप्शन A GSAT-7। GSAT-7 जो है भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, ये जो है इसको डिवाइड करना है और इसको हमें आंसर को बताना। देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा तरीका, लॉजिक क्या होता है, और इसको हम 2 सेकंड में इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये इसके डिवाइड में है, मतलब कि इसको हम काटेंगे तो 9 9 81। ठीक है, 9 तो 9 आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ पर ये बटे में ये डिवाइड हो रहा है, मतलब बटे में 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, इधर पॉइंट के बाद 5 वैल्यू है। तो हम 2 पॉइंट को हटा करके हम नीचे ही इसकी, ये देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो इधर कटेंगे, तो इसके जो 3 पॉइंट बचेंगे वो नीचे आएंगे। तो बस इसको हम ध्यान रखें कि इधर हमारा 9 आया था तो इसके 0.00 ये 3 अंक छोड़ देंगे 0। ठीक है, पॉइंट के आगे। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार समझा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन B आ जाएगा। देखो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि जिस टाइप से हमने लिखा 81 और नीचे 9 लिखा। ठीक है, नीचे पॉइंट में 2, ठीक है 2 अंक है इसलिए हम 2 शून्य ऊपर लगाएंगे, और इधर 5 अंक थे दशमलव के बाद, इसलिए हम 5 शून्य लगाते हैं। ठीक है, 5 शून्य लगाते हैं तो फिर 2 से 2 कटते, फिर ये बचते 3 से 9 से काटे 9 9 81, ये 3 शून्य बचते हैं, इसलिए हम 0.009 करते। इससे अच्छा हम डायरेक्ट इसे इस टाइप से सोल्व कर लिए, पॉइंट से पॉइंट मन में ही काट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है 74वां प्रश्न। बहुत इजी प्रश्न है। कुछ लड़के लड़कियां हैं, देखो क्या बोल रहा है, कुछ लड़के मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बॉयज़, लड़कियां है, कुछ है मतलब साथ में ऐसा कुछ का मतलब वो करेंगे। ठीक है, गर्ल्स है, सभी लड़कियां गायक है। अब देखो गर्ल्स जो है, सभी लड़कियां जो है गायक है, मतलब कि जो सभी लड़कियां की बात कर रहे हैं इसलिए वो गायक है मतलब सिंगर है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, कुछ गायक लड़कियाँ हैं, कुछ गायक लड़कियाँ हैं, कुछ गायक लड़कियाँ हैं, हाँ है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आए तो कुछ वाली कंडीशन हमेशा सत्य होती है, ठीक है। और अगर अंदर से बाहर आए, ठीक है, अंदर से बाहर जाए और सभी वाली कंडीशन बोले तो सत्य होगी, और बाहर से अंदर आए तो सभी वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना ना सोचते हुए अभी इसी पर फोकस करेंगे कि देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है, कुछ गायक लड़कियाँ हैं। तो ये देखो, कुछ ये सिंगर जो है, मैंने बताया अभी कि बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसलिए कुछ वाला दोनों कंडीशन में, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर दोनों कंडीशन में सही होगा। तो पहला वाला तो सही हो जाएगा कि कुछ गायक लड़कियाँ हैं। दूसरा, कुछ गायक लड़के हैं, तो देखो ये इसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, कुछ गायक लड़के हैं, मतलब कुछ सिंगर जो है बॉयज़ हैं। तो हाँ देखो, इसको टच करते हुए जा रहा है मतलब, ठीक है। तो ये इसको टच करा मतलब कुछ हाँ है, मतलब दोनों की दोनों सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों तर्कसंगत है, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो जो है इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 2012 में महिलाओं ने पहली बार 2012 में ही ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है। और हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और बात है कि जो 2012 में जो ओलंपिक हुआ था, जिसमें सभी प्रतिस्पर्धाओं में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था, तो वो लंदन में आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था, ठीक है, लंदन में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस ओलंपिक खेल में मतलब महिलाओं ने पहली बार प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था, तो लंदन के 2012 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े, ठीक है। ये देखिए 2 खंभे हैं, मान लीजिए, एक ये है और एक ये है। एक ये 12 मीटर का है और एक ये 17 मीटर का है। ज़मीन पर सीधे खड़े, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो उनके शीर्ष, दोनों के शीर्ष है, ये दोनों के शीर्ष यहाँ से, ठीक है, शीर्ष छोरों के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो शीर्ष छोर एक ये देखो, इन दोनों के बीच की तो ये तो 12 ही हो गई है, ठीक है। और ये जब ये यहाँ पर ये 12 हो गई है, तो इसके आगे की ये 12, 17 में से 12 घटाएंगे तो इधर होगा 5, ठीक है। तो हमें ये दोनों के शीर्ष की इस दूरी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया और इसमें ट्रिपल एट होता है, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, यहाँ से इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा, ये हम इसे आधार मान लेते हैं और इसको लंब मान लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर मतलब 144, 144 और 25 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर में 169। तो जब स्क्वायर को इधर करेंगे हम तो अंडर रूट निकालेंगे, तो 169 किसकी वैल्यू होती है, तो 13 की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 मीटर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। कुछ ट्रिपलेट्स ऐसे हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो और इजीली ही डायरेक्ट प्रश्न को बिना सॉल्व किए ही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इस बारे में भी हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ दोस्तों, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है पेपर फर्स्ट का। अगर पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी जाएगी उस पर आप पार्ट 1 को देख सकते हो। और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव व्यक्ति कौन था। तो जो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला जो प्रथम मानव था वो कौन था, ऑप्शन बी, यूरी गागरिन। कौन थे, ऑप्शन बी, यूरी गागरिन थे, जो कि रूस के थे, यूरी गागरिन। और इन्होंने जो है 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है, 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में टाइगरों की जो जनगणना हुई थी उसमें पाया गया कि एमपी
जो है फर्स्ट नंबर पर है, उसमें 526 टाइगर्स के साथ। कर्नाटका जो है एमपी फर्स्ट नंबर पर है। कर्नाटका जो है 524 टाइगर्स के साथ सेकंड नंबर पर है। और जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है वो 442 टाइगर्स के साथ तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो एमपी अभी टॉप पर है अगर टाइगर्स की बात करें तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? तो ऑप्शन डी, नेपाल जो है वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो आपातकालीन प्रावधान है वही जर्मनी से लिया गया है। देखिए दोस्तों, इसकी एक लॉजिक ट्रिक्स है नॉर्मली याद रखने के लिए कि जो आपातकाल होता है, आपातकाल हम कब लगाते हैं? इमरजेंसी, जब हमारे पास मनी खत्म हो जाता है। ठीक है, मनी जब खत्म होगा तो हम क्या करेंगे? आपातकाल लगाएं। तो बस याद रखिएगा कि आपातकाल कब लगाते हैं? जब मनी खत्म हो गया। तो ऑप्शन सी जर्मनी, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया? जर्मनी। तो जर्मनी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारे पास अगला प्रश्न है कि 90 मेज की क्रय मूल्य बराबर 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि जो दिया है उसको बस सिंपल लिखिए। 90 मेज का क्रय मूल्य मतलब सीपी, और बराबर एक दूसरे के मतलब 60 मेजों का विक्रय मूल्य। ठीक है, 60 मेजों का विक्रय मूल्य। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था कि दोनों का अंतर लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये एसपी माइनस सीपी होगा बटे सीपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन में सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस है इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का अंतर देख लो। ठीक है, इसको हम पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते तो अगर हम 3 से काटेंगे, ठीक है, तो 30 से काटेंगे तो 30 दूनी 60 होता है, 30 तिया 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सीपी यहीं पर रहेगा और एसपी इसके में बटे में लिया तो सीपी के, तो एसपी हो जाएगा। सीपी इसके इक्वल में कितना दिया? 2 और एसपी कितना हो जाएगा? ये एसपी के सामने ये इधर 3। ठीक है, एसपी के सामने 3 है। ठीक है, तो दोस्तों ये फार्मूला होता है उसका। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इसलिए नीचे लिखी जाती है अपॉन में, क्योंकि जो लाभ और प्रतिशत की गणना की जाती है, हानि प्रतिशत की गणना की जाती है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमारा सीपी कितना था? 2 रुपये, और एसपी कितना था? 3 रुपये। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या था, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 3 - 2 मतलब 1, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 2 थी। ठीक है, और गुणा 100, तो बस काट देंगे तो 50 बार काटेगा तो 50% उसका लाभ होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 82वां जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है, यहाँ पर देखो आयत की बात कर रहा है, मतलब कि हम मान लें ये 45 सेंटीमीटर है और ये 35 सेंटीमीटर। चादर, आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर भुजा की 4 वर्ग काटे गए हैं। ठीक है, 4 वर्ग काटे गए हैं, और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है। तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक बहुत ही अच्छा लॉजिक होता है, ट्रिक होता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में तो आप किसे उसको ट्रीट कीजिएगा। तो देखो 8 के प्रथम मतलब कि 8 मेरे पास कोई एक संख्या है, मतलब मैं उसको मान लूँ ए, ठीक है, इसको कर रहा हूँ गुणा 20, प्रथम 20 गुणा की बात कर रहा हूँ, मतलब कि अपन इसको मान लो n, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 8 इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब a मेरे क्या पास है, a जो है मेरे पास संख्या है। ठीक है, तो 8 हो गया a, ठीक है, 8 मेरे पास a हो गया, तो 8 गुणित ये 20 मेरे पास n है। ठीक है, ये n है और ये a था। ठीक है, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं 21 लिख रहा हूँ। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 चौक 8, 4 में अगर 21 का गुणा करेंगे तो 84। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1-2 सेकंड दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है
बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा, ये 7 लोग हैं। ठीक है, 7 लोग हैं। ये मेज की चारों ओर मेज के सामने मुंह करते हुए बैठे हैं। ठीक है, ये मेज के सामने है, मतलब कि अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं? 7। 1 2 ये 3 4 5 6 और ये मान लिया 7। ठीक है, 7 ही जो है अंदर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से इनकी सीटिंग अरेंजमेंट होगी कि रीता जो अविवाहित है, ठीक है, रीता अविवाहित है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाई तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट कंडीशन दी है ना, वह उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या बोली? गिरिजा के बाई तरफ दूसरे नंबर, तो गिरिजा मान लो हमने यहाँ पर बैठी है। ठीक है, तो गिरिजा जब अंदर की ओर देख रही तो उसका बाया किधर होगा? तो इस साइड होगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर कौन बैठी है? गिरिजा के बाई तरफ दूसरा नंबर पर रीता बैठी है। रीता RT लिख दिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे। अब ये बोल रहा है जो अपने पति अनिल के बाई बगल में बैठी है। ठीक है, तो जो किसके लिए लागू होता है? जिसका नाम बाद में आया हो। तो यहाँ पर गिरिजा का नाम बाद में आया था, इसलिए हम गिरिजा के साथ जो को जोड़ेंगे। तो गिरिजा जो है अपने पति अनिल, तो गिरिजा का पति कौन है? अनिल, और उसके बाई बगल में कौन बैठी है? गिरिजा। तो जब गिरिजा यहाँ पर बैठी है तो अनिल के बाई बगल में, मतलब अनिल का बाया इधर बनेगा। तो ये गिरिजा यहाँ पर बैठी है और अनिल ये बैठा है। ठीक है, ये अनिल बैठा हुआ है। ठीक है, इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये गिरिजा है, ये अनिल है, इसके बाई तरफ 2 अंक छोड़कर ये रीटा थी। ठीक है, 2 स्थान छोड़ के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दिया है प्रिया उसके पति विजय के बाई तरफ से तीसरे नंबर पर है। प्रिया जो है उसके पति विजय के बाई तरफ से तीसरे नंबर पे। मान लो कि यहाँ अगर मैं विजय को बिठाऊंगा तो उसके तीसरे बाई तरफ, इधर तो अनिल है, यहाँ पर नहीं बैठेगा विजय। यहाँ पर अगर मैं बिठाऊंगा तो उसके बाई तरफ तीसरे पर यहाँ पर प्रिया आने की संभावना है। ठीक है, तो ये प्रिया है यहाँ पर, और यहाँ पर विजय, ये इसके विजय के बाई तरफ से तीसरे नंबर पर, ये 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर तो सॉरी, ये गिरिजा आ गई है यहाँ पर, ये हमारा थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर को छोड़ करके हम विजय को यहाँ पर बिठाएंगे, तो इसके बाई तरफ 3 अंक छोड़ के, 3 स्थान छोड़ के 1 2 ये 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? प्रिया बैठी है। ठीक है, और आगे पढ़ा है मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। ठीक है, प्रीति और विजय के बीच कौन बैठा है? मोहित। तो जब प्रीति यहाँ पर है, ठीक है, विजय और प्रीति के बीच में, ये विजय यहाँ पर है और तो प्रीति यहाँ पर होगी। प्रीति यहाँ पर है और इन्हीं के बीच में कौन बैठा है? मोहित। ठीक है, प्रीति जब यहाँ पर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो गिरिजा विजय के बाई तरफ तीसरे नंबर पर है, तो गिरिजा विजय के बाई तरफ तीसरे नंबर पर है, तो ये बाई तरफ तो दूसरे नंबर पर है 1 2, दूसरे नंबर पर ये गलत हो गया। ठीक है, अगला है प्रिया रीता के बिल्कुल दाई बगल में है। प्रिया ये रही, रीता के बिल्कुल दाई बगल में है, बिल्कुल सही है, रीता के बिल्कुल दाई बगल में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने बनाई थी वो एक बार फिर से बना लेते हैं कि यहाँ पर गिरिजा थी, उसके इधर जो था वो अनिल था, उसके साइड में विजय था, विजय के साइड में मोहित था। ठीक है, मोहित के उधर प्रीति थी और प्रीति के आगे इधर रीता थी और इधर प्रिया थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसने अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको देखेंगे तो ऑप्शन ए देखेंगे, प्रीति के दाई तरफ से चौथी। जब प्रीति यहाँ पर है, प्रीति यहाँ पर है तो इसके दाई तरफ अगर ये बनेगा तो इधर आएंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो अनिल की जगह प्रीति के दाई तरफ चौथी है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, ये भी उसी से रिलेटेड है दोस्तों। देखिए फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो जब ये आगे बढ़ेगी तो किस टाइप से बनेगा, फिर हम उसी को बनाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाई बगल में बैठा नहीं है। तो देखो
फिर से हम बना लेते हैं। यहाँ पर गिरिजा थी, उसके इधर अनिल था, फिर विजय, फिर मोहित, फिर प्रीति थी, उसके साइड में इधर रीता थी और रीता के बाजू में प्रिया थी। अब क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाई बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, तो पहला देखेंगे मोहित और विजय है। ठीक है, मोहित इधर बैठा है तो विजय उसके बाई तरफ बैठा है। ठीक है, और इधर हम देखेंगे अनिल गिरिजा। ठीक है, अनिल और गिरिजा, ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल दाई बगल में नहीं बैठा है। जो पहला व्यक्ति है अनिल, ठीक है, वो इसके दाई बगल में बैठा है। ठीक है, और इधर ये विजय के दाई बगल में बैठा था मोहित, ये विजय और मोहित। ठीक है, और इधर हम देखें रीता और विजय। ठीक है, रीता यहाँ पर है, विजय यहाँ पर, ये एक दूसरे के दाई बगल में नहीं है, आमने सामने है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि x ये जो दिया है वो संख्या दी है, अगर 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 11 का नियम क्या होता है कि मान लो कि ये वैल्यू है ABCDEF ऐसा दिया है, तो इसमें 11 का जो डिवाइड का नियम क्या बोलता है, अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या भी आ जाए परीक्षा में तो आप उसको चुटकी में कैसे सोल्व कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में वो आप देख सकते हैं कि एक एक अंक छोड़कर इनका एडिशन करते जाइए। ठीक है, और फिर इसी को एक एक अंक छोड़ करके एडिशन कर दिया। अगर दोनों का अगर अंक जोड़कर अगर जो योग आ रहा है उनका जो माइनस करेंगे तो मान लो कि हमारे ये N1 माइनस N2 आया, दोनों का जो सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, या तो वो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, तब वो 11 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है कि 11 से विभाजित हो, तो यहाँ पर दिया है x 393। देखो यहाँ पर 3 और 3 6 होगा। ठीक है, तो 9 में क्या जोड़े, ठीक है, 9 में क्या जोड़े कि हमें 9 में अपन x को जोड़ेंगे, ठीक है, कि हमें 6 मिले। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा इसको इस प्रकार से करेंगे हम कि 3 और 3 6 होता है। ठीक है, तो अब 6 तो है, बाकी हम 11 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक, 11 में 17। ठीक है, तो हम 9 में क्या जोड़ें, ठीक है, कि 17 प्राप्त हो, तो ऑप्शन डी 8 अगर हम 9 में जोड़ देंगे तो 17 मिलेगा, और 3 और 3 6, इसमें से 6 घटा देंगे तो इन दोनों का अंतर कितना मिला, 11। तो 11 मिल जाए मतलब कि पूरी तरह 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा आज का 88वां प्रश्न है दोस्तों, अनीता अर्जुन के मामा। देखो ये अनीता है, ठीक है, तो ये इधर अर्जुन है। ठीक है, अर्जुन है, अर्जुन के मामा मतलब अर्जुन की जो माँ है उसका भाई, मतलब कि अर्जुन के मामा के पिता। ठीक है, मतलब कि के पिता, मतलब कि अगर ये इसके पिता है तो इसके भी पिता होंगे, मतलब कि अर्जुन के नाना होंगे। ठीक है, कि इकलौती बेटी है, तो ये अनीता यही है। ठीक है, इकलौती बेटी है मतलब कि ये इसके नाना की इकलौती बेटी, मतलब कि अर्जुन की खुद की माँ है। तो अब अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित, तो ऑप्शन बी माँ होगी। ठीक है, आप देख सकते हो। और अगला प्रश्न आज का हमारा 13वां प्रश्न है कि 13, 19, 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो बहुत ही इजी प्रश्न है एक्चुअली। देखो जब भी एलसीएम की बात करेगा वो, तो यहाँ पर हमें एलसीएम में सभी संख्याओं का गुणा करके उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दिया होता कि 22, 12, 8 इस टाइप से देता है तो हमें 2 को तो कॉमन लेके कर लेते, उसके बाद हम सॉल्व करते। बाकी यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दी है, इसलिए हम ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकल रही, इसलिए सभी का गुणा करेंगे। तो जब सबका गुणा करेंगे, इनका 13 में 19 का, फिर 19 में 21 का, 21 में 22 का जब गुणा करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा, 114। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। आज का हमारा 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है। तो भैया जो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर है, उसमें ही केसर की खेती की जाती है, और भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर केसर की खेती की जाती है। तो और जो जम्मू कश्मीर से वो 370 धारा के अनुच्छेद 370 से, ठीक है, अनुच्छेद 370 के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत
जम्मू कश्मीर को, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो जो विलियम रॉन्टजेन है उन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी और जो है लगभग 1676 में इसकी खोज की थी इन्होंने। कहाँ पर, कब की थी? 1676 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1676 में तो प्रकाश की तीव्रता को सबसे पहले रोमर ने मापा था, प्रकाश के वेग को 1676 में। यहाँ पर माय मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, और जो विलियम रॉन्टजेन है वो लगभग फिजिक्स में पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये 1676 में तो इन्होंने कोई खोज नहीं करी, क्योंकि ये शायद जब तो पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा मतलब लॉजिक मुझे ध्यान में आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, और दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में, विलियम रॉन्टजेन को, एक्स किरणों की खोज के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, विलियम रॉन्टजेन। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है चिन्हों के, ये उसी प्रकार से क्वेश्चन आ गया, कौन सा मतलब चिन्ह को हम सोल्व करेंगे, लगाएंगे, जिसमें हम इसको इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर उसने बोला है 41 छोटी संख्या, मतलब बड़ी संख्या नहीं। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम छोटी संख्या देखें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्यों ना डिवाइड कर दें पहले, क्योंकि ये छोटी संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर दें। तो 12 सते 84। ठीक है, हम लेंगे पहले में डिवाइड कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि अदर में कैसे करूँगा, डिवाइड करूँगा यहाँ पर आखिरी में करूँगा या फिर इधर करूँगा, तो ये क्या है, पॉइंट में वैल्यू देकर हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिवाइडेशन यहाँ पर लगाएंगे। तो 12 सते 84 हो जाएगा। उसके बाद दिया है गुणा, ऑप्शन डी को उठाएंगे, गुणा। तो कितना है, 7 गुणा 5, फिर इधर प्लस है तो कितना हो जाएगा, 6। 7 5 35 और 6 41। 41 इसका सही है, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी के साथ में 41। और ये बोर्ड मॉस के द्वारा ही हमने इसको सॉल्व किया है, बोर्ड मॉस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ठीक है दोस्तों, समुद्री डंपिंग करना, तो ये तो एक डंपिंग कर रहा है समुद्र से, मतलब कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, घर का कचरा निकालना ये भी जाएगा इधर उधर, जल प्रदूषण होगा। ठीक है, तट पर मछली पकड़ना, तो जब तट पर बैठे और मछली पकड़ रहे तो उससे तो कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जल का प्रदूषण कौन सा नहीं है, तट पर मछली पकड़ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तवाकुल करमान को 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। ठीक है, अब हमें ये 100% सही मानना है दोस्तों, भले ही ये हो या ना हो। ठीक है, तो हमने इसको सही माना है 100%, हमें डेली लाइफ से इसको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्या बोलता है, इसको सेटिस्फेक्शन करके देखते हैं। भारत में हमेशा इन 4 महीनों में के दौरान बारिश होती है। देखो हमेशा बोल रहा, हमेशा मतलब कि हमेशा आप समझ सकते हो कि हमेशा मतलब कंटिन्यू हमेशा इन 4 महीने में बरसात होती है, नहीं, हम कह नहीं सकते, इसलिए पहला क्वेश्चन गलत हो गया। फिर दूसरा है, भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है, गलत, कभी कभी तो गर्मी में भी और ठंड में भी बरसात होती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं ना तो 1 और ना ही 2 इसका सही आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना 2। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है रेलवे द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया गया था सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इग्नोर कर दिया गया था। तो दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि ABC तथा DEF मतलब त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है, जिसमें BC 4 सेंटीमीटर, EF 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मान लिए 2 त्रिभुज है अपने पास, एक ये ABC और ये इसके समरूप है, मतलब कि DE और F। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, BC 4 है, तो ये BC 4 है और EF कितना है, 7 है। ठीक है,
और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना बताया, इसका टोटल का 144 बता रहा है। तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है इसको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने लगा दिया यहाँ पर एक सिंपल सा कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया था, BC 4 दिया है, 4 लगा दिया, डिवाइडेड बाय EF कितना है, 7 है, 7 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया है उसने, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बता रहा है, 144। तो 4/7 बराबर 144। जो 144 होता है वो किस अंडर रूट में लिखेंगे, और इधर क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए इसको भी, ठीक है, अंडर रूट में लिखेंगे, ठीक है, x को, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हम इसको देखेंगे तो जो ये 12 होता है, सॉरी ये जो 144 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का होता है। तो हम इसको काट देंगे, 4 तिया 12, तो 7 को हम इधर ले जाएंगे और x को इधर, x √x बराबर 7 तिया 21 हो जाएगा। जब इस रूट को इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन C 441 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज का हमारा 98वां प्रश्न है, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण विलुप्त प्राय हो रही है। सबसे अच्छा क्वेश्चन इस NTPC का यही लगा मुझे कि जो पशुओं की प्रजाति है वो ज़्यादातर किसके कारण विलुप्त प्राय हो रही है, और ये बहुत सोचने योग्य बात है। तो ये जो है ऑप्शन A आवास विखंडन। आवास विखंडन मतलब लोग अपने घर वगैरह बना रहे हैं जगह जगह, इसलिए पशुओं की जो प्रजातियां हैं, और अभी एक जैसे हम कम्युनिकेशन सिस्टम भी बढ़ रहा है, संचार सिस्टम बढ़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ तो जो EM वेव्स वगैरह की जो रेज होती है उससे भी पशुओं की प्रजातियाँ घट रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन A आवास विखंडन हो रहा है, क्योंकि हम आवास भी लगातार बना रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है। देखिए उसी टाइप से एक क्वेश्चन आया है कि 326, मान लिए कि हम पॉइंट को बाद में लिखेंगे, इंटू 72, ठीक है, 7.2 है 3.26, ठीक है। तो ये पॉइंट के आगे 2 वैल्यू है, इधर भी पॉइंट के आगे 1 वैल्यू, मतलब तीनों पॉइंट हटाकर हम नीचे 3 शून्य बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप की जब भी प्रश्न आए तो उसको हम इतना लंबा चौड़ा गुणा ना करते हुए उसके हम शॉर्ट में करके देखेंगे। नीचे डिवाइड में हम 3 शून्य लगाए, ऊपर हम 3 पॉइंट बढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि देखो 326 दिया है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब 72 दिया, 72 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 9 8 72, ठीक है। तो मैं क्यों ना इसको पहले 8 से गुणा कर दूँ, तो 8 6 48, हाथ की आई 4, 8 2 16 और 4 20, हाथ की आई 2, ठीक है, 8 3 24 और 2 26। अब जब 2608 आया हमारे पास, कितना आया, 2608 इसको आया, तो हमारे पास अब क्या बचा है, 9 बचा है, ठीक है। तो हम इसको बस अब इसको सॉल्व करें, 9 8 72। अब देख लो यहाँ से हमें 72 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमारे समय बचाने की बात है, ठीक है दोस्तों। तो 72 हमें ऑप्शन B में दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 23.472, क्योंकि पॉइंट के आगे 3 वैल्यू है, इसलिए हम इधर और दूसरा आगे सॉल्व ना करेंगे और पॉइंट के बारे में चक्कर में नहीं लगेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन B सही आंसर दे देंगे। चलिए दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो ऑप्शन C मेंडलीफ, जो मेंडलीफ थे, दमित्री मेंडलीफ, वो जो है मूल तत्व की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल का शो किया था, ठीक है दोस्तों। जो कि परंतु आज जो है मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो मोसले के सिद्धांत पर कार्य करती है, परमाणु संख्या के सिद्धांत पर, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा पार्ट 2 पहले पेपर का NTPC का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, समझ में भी आया होगा। अगर किसी प्रकार से कोई समझ में क्वेश्चन नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, गुड बाय।